हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री क्लास 11 टर्म 2 के केस बेस्ड क्वेश्चन। ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन है ये सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स का पार्ट है। तो हमारे पास टोटल 6 चैप्टर्स हैं। तो मैंने हर एक चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस लिए हुए हैं और ट्राई करेंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर की। हमारा इसमें फर्स्ट जो दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन द इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं they are present between the particles. They are weak and generally affect the physical and chemical properties of matter. Attractive intermolecular forces are called as van der Waals forces. जो intermolecular forces हैं उसे हम van der Waals forces कहते हैं। They may vary in magnitude. उनका magnitude के हिसाब से they can vary. They include dispersion force. जो फर्स्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसे बोलते हैं डिस्पर्शन फोर्स और कॉल्ड एज लंडन फोर्स। सेकंड इज कॉल्ड एज डाइपोल बिटवीन द टू डाइपोल, अनदर इज कॉल्ड एज डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। जो लंडन फोर्सेस होती हैं वो होती हैं दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। और जो डाइपोल फोर्सेस होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं बिटवीन द डाइपोल एंड ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल एंड आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। जो डाइपोल फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। और लास्ट में मैं दिया द डाइपोल इंड्यूस्ड। डाइपोल में क्या होता है, एक डाइपोल होता है और दूसरा क्या होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल होता है बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल। तो एक पोलर मॉलिक्यूल होता है जिसमें परमानेंट डाइपोल होता है और दूसरा मॉलिक्यूल में क्या होता है, लैग परमानेंट डाइपोल। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसे स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये हमें पैराग्राफ दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, वाई मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ लंडन फोर्सेज डिपेंड अपॉन द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल। तो सबसे पहले याद रखना है आपको, जितना लार्ज हमारे पास पार्टिकल प्रेजेंट है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है या आपके पास न्यूट्रल एटम भी हो सकता है, जितना लार्ज आपके पास साइज है उतना ज़्यादा हमने पढ़ा है लंडन जो फोर्सेज है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? सपोज आपके पास एक हीलियम का एटम है और दूसरी तरफ आपके पास सपोज नियॉन का एटम है। नियॉन का साइज़ क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। और सपोज इसके साथ वाला जो एटम है हीलियम का, उसमें क्या हुआ है, सडनली एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल कभी भी बन सकता है। और इसमें क्या आया, आपका डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। सिमिलरली नियॉन के साथ वाला नियॉन का जो एटम था उसमें भी इंस्टेंटेनियस डाइपोल आ गया जिसमें आया है डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब हीलियम का साइज़ क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, नियॉन का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो हीलियम है उसके जो इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव चार्ज की तरफ कम अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा बॉन्डेड है। बट नियॉन में क्या होता है, क्योंकि नियॉन का बड़ा साइज़ है, इसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एज ए रिजल्ट नियॉन में क्या होता है, ज़्यादा बड़ा हमारा इंड्यूस्ड डाइपोल बन जाता है। ठीक है, तो नियॉन में ज़्यादा बड़ा इंड्यूस्ड डाइपोल बन जाता है। सो एज ए रिजल्ट जो नियॉन है उसकी पोलराइजेबिलिटी, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, पोलराइजेबिलिटी की ज़्यादा है एज कंपेयर टू हीलियम। तो एज ए रिजल्ट जितना बड़ा एटम का साइज होता है उतनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है, और जितनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है उतनी ज़्यादा लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई डाइपोल इंटरेक्शन कंसिडर स्ट्रॉन्गर देन द लंडन फोर्स बट वीकर देन द आयनिक आयन इंटरेक्शन। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे डाइपोल की, ठीक है, जो डाइपोल होता है उसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास है HCl। ठीक है, अब HCl में क्या होता है, H पे आ जाता है डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे आता है डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, अब हाइड्रोजन और क्लोरीन पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव मतलब कम कम चार्ज है और इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो इस अट्रैक्शन को बोलते हैं हम हमारा डाइपोल इंटरेक्शन। बट सपोज आपके पास है NaCl में क्या होता है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव, तो इस पे पूरा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसमें ज़्यादा चार्ज होता है। सो दैट्स वाई इनकी जो अट्रैक्शन है दैट इज़ आयन इंटरेक्शन, वो क्या होती है, ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और डाइपोल जो इंटरेक्शन है वो लंडन फोर्सेस स्ट्रांग इसलिए है कि ऑलरेडी हमने पढ़ा, क्योंकि लंडन फोर्सेस में क्या होता है, जो डाइपोल बनता है वो काफ़ी इंस्टेंटेनियस बनता है, वो हर वक्त नहीं होता, बीच बीच में बनता है और बीच बीच में चला जाता है। सो एज ए रिजल्ट जो डाइपोल है वो स्ट्रॉन्गर है, लंडन फोर्सेस थे, बट वीकर देन द आयन इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है, आउट ऑफ HF एंड H2 विच इज हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन। ठीक है, इन दोनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछा हुआ है। अगर हम बात करें HF की, फ्लोरीन क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एज ए रिजल्ट फ्लोरीन में ज़्यादा डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एज कंपेयर टू वाटर। अगर वाटर की बात करें हम, ऑक्सीजन पे आता है हमारा डेल्टा नेगेटिव चार्ज,
बट फ्लोरीन जो है उसमें ज़्यादा क्या है, देयर इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एज ए रिजल्ट वो ज़्यादा पार्शियल चार्ज क्रिएट करता है और उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, उसमें जो डाइपोल होगा दैट विल बी फ्लोरीन में ज़्यादा ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू H2O। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा है विच टाइप ऑफ इंटरेक्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट इन HF, HCl, HBr एंड HI। सबसे पहले याद रखना जो सब मॉलिक्यूल्स में डाइपोल, अगर आप देखोगे सब में डाइपोल आपको दिख रहा है, तो सब में क्या है, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आपके साथ क्या दिख रहे हैं, आपको ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच दिख रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो सब में क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। और लंडन फोर्सेस भी क्या होती है, सब पार्टिकल्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो डाइपोल और लंडन फोर्सेस सब में प्रेजेंट है, बट जो HF है उसमें लंडन फोर्सेस का एक स्पेशल केस प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में हो सकती है, हाइड्रोजन के साथ क्या क्या अटैच होना चाहिए, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या ऑक्सीजन, इन तीनों में से कोई भी अटैच है तो उस मॉलिक्यूल में क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो एज ए रिजल्ट HF जो है डाइपोल लंडन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, वेराज HCl विल शो HCl, HBr and HI will show dipole dipole and London force of interaction। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर का सेकंड केस बेस्ड क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 4 गिव फ्रॉम द गिवन बिलो। रियल गैसेस शो डिविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस लॉ बिकॉज मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विद ईच अदर। जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल गैसेस से क्या होता है, उनमें डिविएशन इसलिए आता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। अगर आपके पास क्या हाई प्रेशर है, मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा क्लोज में होते हैं और वो साथ में क्या होता है, इंटरेक्शन उनके बीच में आ जाता है, जो हमने आइडियल गैस में जीरो कंसीडर किया था। एट हाई प्रेशर मॉलिक्यूल डू नॉट स्ट्राइक द वॉल ऑफ द कंटेनर विल फुल इम्पैक्ट बिकॉज दे ड्रैग्ड बैक बाय द अदर मॉलिक्यूल। क्योंकि अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करेगा, एक तो खींचेगा, सो एज ए रिजल्ट वो पूरे तरह से वॉल ऑफ द कंटेनर को हिट नहीं कर पाएगा। एज ए रिजल्ट क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। दिस इफेक्ट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द रियल गैस इज लोअर देन द बाय द आइडियल गैस। तो उसको हमने इक्वल करने के लिए हम एक प्रेशर करेक्शन ऐड करते हैं विच इज़ AN²/V²। एन इस नंबर ऑफ मोल्स, V इस वॉल्यूम और A हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है विच डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। Repulsive forces also become significant. Repulsive interaction are short range interaction are significant when molecules are almost close in contact. It is सिचुएशन एट हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर में रिपल्सिव फोर्सेस भी क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकती है। रिपल्सिव फोर्सेस कॉज मॉलिक्यूल टू बिहेव एज ए स्मॉल बट इनपेनिट्रेबल स्फीयर। तो सपोज आपके पास प्रेशर ज़्यादा कर दिया, एज ए रिजल्ट मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, आपस में काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं, उनमें आपस में रिपल्शन हो सकती है और मॉलिक्यूल जो गैस के हैं दे बिहेव लाइक इनपेनिट्रेबल स्फीयर, मतलब वो एक दूसरे को आर पार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल ऑल्सो बिकम सिग्निफिकेंट। अब जो गैसेस, सपोज प्रेशर आपने हाई किया, मॉलिक्यूल्स पास पास में आ गए, उनका जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। तो इसको अब हम इग्नोर नहीं कर सकते। इंस्टेड ऑफ मूविंग इन वॉल्यूम V वी आर रिस्ट्रिक्टिंग वॉल्यूम टू V माइनस NB। तो NB इज द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स। तो हमें मॉलिक्यूल्स का भी वॉल्यूम कंसीडर करना विच इज़ NB, तो इसे हम बोलते हैं वॉल्यूम करेक्शन। तो हम करते हैं V माइनस NB where N is number of moles and B is constant depend upon nature of gas, ठीक है। तो ये जो हमारी इक्वेशन बनी है जिसमें हमने प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन डाला है, P plus AN²/V², V minus NB is equal to nRT is called as van der Waal equation। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, A gas that follows Boyle's law, Charles' law and Avogadro's law is called as ideal gas. Under what condition a real gas will behave ideally? अब याद रखना जो रियल गैस है वो आइडियल गैस तब बिहेव कर सकती है एट लो प्रेशर, जब प्रेशर क्या है, काफ़ी ज़्यादा लो है एंड टेम्परेचर इज़ हाई, ठीक है। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर में क्या होता है, गैस पार्टिकल्स काफ़ी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन उनकी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है और गैस पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम होता है एज कम्पेयर बाय द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड वो ऑलमोस्ट क्या होता है, नेग्लिजिबल। सो एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर जो रियल गैस है विल बिहेव एज ए आइडियल गैस। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। सपोज अगर हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है, ठीक है। सपोज हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है तो PV की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर हम ग्राफ बनाएं PV और वॉल्यूम का एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर सपोज आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो PV का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, टोटल वैल्यू शुड रिमेन कांस्टेंट फॉर आइडियल गैस,
अब नेगेटिव डिविएशन का मतलब क्या है, जैसे आपने प्रेशर इंक्रीज किया पीवी का वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अगर पीवी का वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। नेक्स्ट हमें दिया एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वैन वाल पैरामीटर। वैन वाल ने दो पैरामीटर दिए थे, एक ए दिया था उसने और एक बी दिया था, जिसने दो कांस्टेंट दिए थे। जो ए है वो शो करता है हमें मैग्नीट्यूड ऑफ, इट विल शो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो सपोज प्रेशर अगर हाई हो जाता है, तो हाई प्रेशर में क्या होता है, मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो वो ए उसका मैग्नीट्यूड बताता है। और बी क्या बताता है, बी विल टेल अस द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स का क्या बताता है, इट विल टेल अस द वॉल्यूम। तो जब पार्टिकल्स काफ़ी साथ में क्लोज में आ जाते हैं, तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं उसके वॉल्यूम को हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो उस वॉल्यूम को हम बी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं 3, गैस दिया हुआ है हमें Sa2, प्रेशर दिया हुआ है 15 बार, ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है हमें 10 लीटर्स, ए का वैल्यू दिया हुआ है 6.7, बी का वैल्यू दिया हुआ है 0.0564। हमें सारी वैल्यूज दी हुई है एंड दे आर आस्किंग कैलकुलेट द टेम्परेचर। आपको टेम्परेचर बताना है। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे, P + AN²/V², V - NB, ये वैन-डर-वाल इक्वेशन है, इज इक्वल टू nRT। वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, प्रेशर का वैल्यू हमें दिया है 15, ए का वैल्यू हमें दिया हुआ है 6.7, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। वी का वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 10 माइनस एन का 3 इंटू 0.0564, एन का वैल्यू हो जाएगा 3, आर का वैल्यू याद रखना लीटर, अगर लीटर आपको दिया हुआ है तो एन लीटर और बार दिया तो आप लिखोगे 0.082 टेम्परेचर। या पूरा आप सॉल्व कर लोगे तो आपका टेम्परेचर आ जाएगा अराउंड 623.5 केल्विन। सो इट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स की। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, एवरी सिस्टम इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी। हर एक सिस्टम में कुछ एनर्जी होती है, उसे इंटरनल एनर्जी कहते हैं, जिसे हम यू या ई से डिनोट कर सकते हैं। और ये जो सम होता है केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी को हम निगलेक्ट करते हैं। ये स्टेट फंक्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। ये डिपेंड करता है स्टार्टिंग और फाइनल फेज में। इट में चेंज, ये तब चेंज होता है जब आप हीट इनफ्लो और आउटफ्लो करो, वर्क डन करो और मैटर एंटर और लीव द सिस्टम। और याद रखना ये क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है वो मास पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड ओनली ऑन द टेम्परेचर। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटरनल एनर्जी पोजेस्ड बाय सिस्टम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो एक सिस्टम में जितनी भी सारी इंटरनल एनर्जीज हैं और एनर्जी है वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, बट इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ डिफरेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो आप डेल्टा यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वॉज प्रपोज बाय द हेल्महोल्ट्ज एंड द रॉबर्ट मेयर, हु स्टेट्स दैट, जो फर्स्ट लॉ था उसमें हमें बताया द एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और इसे हम बोलते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। So that's why it is called as law of conservation of mass. So when a system under isothermal condition delta U is equal to 0, so that is there is no increase or decrease in the internal energy. So first law, suppose आप जो delta U होता है Q plus W के equal। तो अगर आपने कोई सिस्टम में ना तो कोई हीट दिया ना तो कोई वर्क डन दिया, तो चेंज ऑफ टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। तो अगर आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड का मतलब ना तो उसमें कोई वर्क हो रहा है ना तो उसमें हीट एक्सचेंज हो रही है, तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब कि जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, वो कभी भी अपनी एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकता। यही था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, नाइदर Q और W इज ए स्टेट फंक्शन, बस U प्लस W इज ए स्टेट फंक्शन। वाई? क्योंकि हमें पता है डेल्टा U होता है हमारा Q प्लस W, ठीक है। और जो डेल्टा U है हमने अभी बात की, ये क्या होता है, स्टेट फंक्शन। तो इसमें आ जाता है हमारा, जब हम
Q प्लस W करते हैं तो हमें मिल जाता है इंटरनल एनर्जी मिल जाता है, और इंटरनल एनर्जी पता है ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, और इट डिपेंड अपॉन द इनिशियल और द फाइनल स्टेज। नेक्स्ट हमें दिया आउट ऑफ मास एंड डेंसिटी विच इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी वाई। याद रखना जो डेंसिटी है वो क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये जो है होती है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। अगर आपने मटेरियल इंक्रीज किया या डिक्रीज किया तो उस पर डेंसिटी चेंज नहीं होती है। सपोज डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। आपने कोई सब्सटेंस ज़्यादा लिया, 1 ग्राम लिया या आपने 100 ग्राम लिया है, अगर प्योर सब्सटेंस है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, सेम रहती है। बट जो मास है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। अपने आपने मटेरियल इंक्रीज किया तो मास इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज किया तो मास डिक्रीज हो जाएगा, तो मास हो जाता है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये हम बात करेंगे एक्सप्लेन थर्मोडाइनमिकली हाउ इज द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज यूज्ड इन डूइंग वर्क एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, सपोज आपको दिया हुआ है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, आपको ये चीज़ दी हुई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है, याद रखना कि अगर हमारे पास क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती है। तो डेल्टा यू जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो अगर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया है तो डेल्टा यू ज़ीरो हो जाता है, तो क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और हम इसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा क्यू विल बिकम इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने सिस्टम को कुछ भी हीट दिया है, ठीक है, तो जो सिस्टम हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, वही हीट वो यूज़ करेगा टू डू वर्क बाय सिस्टम। तो सिस्टम उसी हीट को लेकर वर्क करेगा। ठीक है, और टोटल एक्सचेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 100 कैलोरी ऑफ हीट आर एडेड टू द सिस्टम। कभी भी हीट जब ऐड होता है तो Q की वैल्यू हम क्या करते हैं, प्लस लिखते हैं 500 कैलोरी। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सिस्टम डज 350 कैलोरी ऑफ वर्क ऑन द सराउंडिंग। तो सिस्टम वर्क कर रहा है तो W की जो वैल्यू हो जाएगी वर्क की, वो हो जाएगी नेगेटिव। इट इज बिकॉज इट इज वर्क डन बाय द सिस्टम। तो डेल्टा हमें पता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो Q कितना हो जाएगा, 500 माइनस 350, और हमारा आंसर आ जाएगा 150 कैलोरी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमें दिया थर्मोडाइनमिक्स का सेकंड केस बेस्ड क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द 4 क्वेश्चन। थर्मोडाइनमिक्स इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द हीट एंड वर्क। थर्मोडाइनमिक्स हीट और वर्क का रिलेशन होता है। द चेंज इन इंथैल्पी ऑफ सिस्टम ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी प्लस द चेंज इन द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर टाइम्स द वॉल्यूम। हमें पता है डेल्टा H किसके इक्वल होता है, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के इक्वल होता है, ये हमें पता है। और ये भी क्या पता है कि डेल्टा H इंथैल्पी होता है, ये होता है स्टेट फंक्शन जो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेज पे। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस वी कैन डिफाइन 2 केमिकल रिएक्शन, एक एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है कि डेल्टा H की वैल्यू जब भी नेगेटिव होती है हीट रिलीज होती है। एंडोथर्मिक डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है और हीट एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम द सराउंडिंग। नेक्स्ट हमें बताया एंट्रोपी क्या होता है, ये मेजर ऑफ डिसऑर्डर होता है और इसे हम मेजर करते हैं जूल्स पर केल्विन और इसे एस से डिनोट करते हैं। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मोस्ट ऑफ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज होती है। एंट्रोपी को हम ऐसे भी बता सकते हैं, इट इज़ द मेजर ऑफ द पॉसिबल माइक्रोस्कोपिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम। एक एटम कितने वेज में अपने आप को कन्फिगर कर सकता है और कितने अरेंजमेंट बना सकता है। ठीक है, जो सॉलिड होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, उसकी एंट्रोपी सबसे कम होती है क्योंकि वो ज़्यादा अपने आप को डिफरेंट तरीके से अरेंज नहीं करता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। उसके बाद होती है लिक्विड की, और गैसेस की सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिसऑर्डर होते हैं, अपने आप को डिफरेंट वेज में ये अरेंज कर सकते हैं, तो गैसेस की एंट्रोपी हाईएस्ट होती है। इन ऑर्डर टू डिफाइन द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द एंट्रोपी एंड एंथैल्पी हम यूज़ करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, जो हमें बताता है केमिकल रिएक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन 1, इज एंथैल्पी ए स्टेट फंक्शन। जो एंथैल्पी होता है वो याद रखना डिपेंड करता है हमारा इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे जो चीज़ डिपेंड करती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, तो ये स्टेट फंक्शन है। सेकंड हमें दिया हुआ है ड्रॉ एंथैल्पी डायग्राम ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में याद रखना जो रिएक्टेंट है वो क्या करता है, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और वो बनाता है प्रोडक्ट। अगर मैंने ग्राफ बना दिया है और ये जो ग्राफ है वो किसका है, एनर्जी का मैंने ग्राफ बनाया, ये एनर्जी है हमारी। तो याद रखना जो रिएक्टेंट की एनर्जी है उसे हम डेल्टा HR लिखेंगे, दैट इज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट की HP। ठीक है,
तो इसमें अगर हम इंथैल्पी का डायग्राम बनाएंगे तो क्या होता है, इसमें जो इंथैल्पी है वो क्या होती है, इसमें पॉजिटिव होती है। ठीक है, एंडोथर्मिक में हमें पता है डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि इंथैल्पी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। रिएक्टेंट क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सराउंडिंग, और एज ए रिजल्ट इंथैल्पी इंक्रीजेस, और प्रोडक्ट की इंथैल्पी क्या होती है, ज़्यादा होती है। सो दैट्स वाई जो डेल्टा एच है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस, आर ऑल। याद रखना है स्पॉन्टेनियस हम डेल्टा एच से नहीं बता सकते। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव। अगर कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है ये हम बता सकते हैं डेल्टा जी से, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर हमारा डेल्टा जी नेगेटिव आता है, ठीक है, तब हमारा प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, तो सिर्फ हम डेल्टा एच से, इंथैल्पी से हम नहीं बता सकते, हमें टेम्परेचर और चेंज ऑफ एंट्रोपी भी हमें पता होना चाहिए। तो तीनों फैक्टर मिलके हमें बता सकते हैं वेदर प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। तो सारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होती। नेक्स्ट, वाई मोलर इंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज मोर देन इथेनॉल। तो क्यों मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन वाटर की ज़्यादा होती है, क्योंकि वाटर की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वाटर की वो क्या होती है, इथेनॉल से हाई होती है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो वाटर की है इट इज़ हायर देन द इथेनॉल, एज ए रिजल्ट उसकी मोलर एंट्रोपी ऑफ जो वेपराइजेशन है इट इज़ हाई। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इक्विलिब्रियम से। इक्विलिब्रियम का जो पहला केस बेस्ड क्वेश्चन है वो हमें दिया है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 4। इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट द सेट ऑफ प्रोसेस इन विच प्रॉपर्टी लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन ऑफ सिस्टम डू नॉट मेक एनी चेंज, एंड एनी रिएक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए बी बी सी सी डी टी। इक्विलिब्रियम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी। तो जो इक्विलिब्रियम है उसमें याद रखना टेम्परेचर, प्रेशर, जो हमारी कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होती। और इसे हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, के सी से जब हम लेते हैं कंसंट्रेशन, और के पी जब हम लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्शन। दिस कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट रेज टू पावर ऑफ दिस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर हम प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करें रेज टू पावर ऑफ दिस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट रेज टू पावर ऑफ दिस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो हमें क्या मिल जाता है, वैल्यू ऑफ के पी एंड के सी हमें मिल सकती है। सेम रेशियो एट कंडीशन अदर देन द इक्विलिब्रियम। सपोज आपने रिएक्शन का सेम आपने मिक्सचर लिया हुआ है और सेम आपने फॉर्मूला यूज़ किया, बट इक्विलिब्रियम अगर नहीं आया तो हमें मिल जाता है रिएक्शन कोएफिशिएंट। और इसका रिएक्शन कोएफिशिएंट और केसी का जब हम देखते हैं मैच करें तो हम बता सकते हैं वेदर रिएक्शन इज फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो पहला कंपाउंड दिया विच इज CuNO3 ट्वाइस सॉलिड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CuNO2NO2। याद रखना ये अगर आप इक्विलिब्रियम देखोगे ये हमारा हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम में याद रखना आपको क्या दिखेगा, डिफरेंट फेजेस, एक सॉलिड दिख रहा है, गैस दिख रहा है। और याद रखना सॉलिड और जब लिक्विड आपको दिखता है हेट्रोजीनस में तो आप इसे क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड की जो कंसंट्रेशन है वो रहती है कांस्टेंट। तो हम इसे लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू NO2 रेज टू पावर 4 O2। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, कैन यू फाइंड द यूनिट ऑफ Kp एंड Kc फॉर दिस इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन को बात करें तो Kc का यूनिट क्या होगा, अगर हम बात करें हमें दिया हुआ है N2O2 कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय NO रेज टू पावर 2। अगर हम देखेंगे रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है मोल्स पर लीटर होता है, मोल्स पर लीटर डिवाइडेड बाय मोल्स पर लीटर का स्क्वायर, तो ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, कट हो जाएंगी। तो Kc की वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बिकम यूनिट लेस। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके और जो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स सेम होते हैं तो अगर डेल्टा एन क्या हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है, तो याद रखना Kc की वैल्यू क्या होती है, यूनिट लेस। तो सिमिलरली हम बात करते हैं Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू पावर डेल्टा एन। तो डेल्टा एन की वैल्यू अगर 0 हो गई तो Kp किसके इक्वल हो जाएगा, Kc। तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोथ विल बी यूनिट लेस। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया, फॉर द इक्विलिब्रियम 2NOCl result in formation of 2NO plus Cl2, value of the equilibrium constant Kc is given, temperature is given, you have to find the answer। तो हमें पता है जो Kp है that is equal to the Kc RT डेल्टा n। हमें Kp की वैल्यू फाइंड करनी है, Kc की वैल्यू हमें दी हुई है इसमें,
ऑलरेडी Kc का वैल्यू इज गिवन 3.17 10⁻⁻⁶। अब याद रखना इसमें जो R की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 0.0831, टेम्परेचर है हमारा 1069, और अगर हम बात करें डेल्टा एन की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं 3 और रिएक्टेंट है 2, तो इट विल बिकम इक्वल टू 1। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.33 इंटू 10⁻⁻⁴। तो Kp का वैल्यू आ जाएगा 3.33 10⁻⁻⁴। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमें दिया हुआ Kc का वैल्यू दिया हुआ है, Kc वैल्यू इज गिवन एज 2 इंटू 10⁻⁻3, और हमें दिया कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर ABC का 3 इंटू 10⁻⁴ दिया, और पूछा है ये रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। तो जब भी हमें मिक्सचर दिया होता है, याद रखना ये मिक्सचर इक्विलिब्रियम पे नहीं है, इक्विलिब्रियम से पहले का मिक्सचर है। तो हम अगर इसकी वैल्यू यूज़ करें द फॉर्मूला, तो हम QC लिखते हैं इसे, विच इज़ इक्वल टू B इंटू C डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। तो हम इसे वैल्यू लिखेंगे 3 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 3 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर। वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी, तो QC का वैल्यू क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 1। QC का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। अगर हम वैल्यू देखें, KC का वैल्यू दिया 2 इंटू 10⁻⁻3, QC का वैल्यू 1 दिया, तो QC वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा KC वैल्यू से। और QC का वैल्यू बड़ा है, मतलब कि रिएक्टेंट की अभी भी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है मिक्सचर में, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो ये जो रिएक्शन है इट विल गो इन रिवर्सिबल डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम का सेकंड केस बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन बिलो। अकॉर्डिंग टू द ली-चैटलियर प्रिंसिपल, इफ एनी ऑफ द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ ए सिस्टम, अगर आपने कभी टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन चेंज किया है, तो सिस्टम विल मूव इन सच ए वे, वो ऐसे चेंज होगा सो दैट द चेंज इज रिड्यूस्ड। अकॉर्डिंग टू द ली-चैटलियर प्रिंसिपल, द concentration stress due to the addition of reactant or product by relieved by shifting the net reaction in that direction so that the added substance is consumed। आप कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो इक्विलिब्रियम चाहेगा कि उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए। द concentration stress due to removal of reactant product is relieved by शिफ्टिंग द रिएक्शन इन डायरेक्शन विद द रिमूव सब्सटेंस। अगर कोई आपने सब्सटेंस रिमूव कर दिया तो इक्विलिब्रियम वहाँ शिफ्ट होगा जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस विल इंक्रीज। Change of the concentration in either reactant and product shift the reaction in such a direction in which the effect will be minimized। Similarly, अगर आपने प्रेशर चेंज किया है, उसमें by changing the volume of the system affect the gases having different number of moles of gases, and अगर आपने प्रेशर चेंज किया है तो प्रेशर से याद रखना वॉल्यूम चेंज हो जाता है, और अगर डिफरेंस है मोल्स का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है, तभी क्या होगा, प्रेशर का इफेक्ट होगा। अब अगर देर इज़ नो इफेक्ट ऑन सॉलिड एंड लिक्विड, प्रेशर का सॉलिड एंड लिक्विड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एज ए वॉल्यूम क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। इन जनरल, इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज और प्रेशर विल डिक्रीज वाइस वर्सा। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करो, इक्विलिब्रियम वहाँ शिफ्ट होगा जहाँ पे ओवरऑल प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट हैपन टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इफ द इनर्ट गैस इज एडेड एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, सपोज आपके पास एक सिस्टम है, इसमें आपने क्या ऐड किया है, एक इनर्ट गैस ऐड किया है, और आपने मेक श्योर किया है जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हुआ है, अगर वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है तो सिस्टम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना अगर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो प्रेशर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और सिस्टम में देयर विल बी नॉट बी एनी चेंज। एज ए रिजल्ट जो इक्विलिब्रियम है इट विल रिमेन अनडिस्टर्ब, तो इक्विलिब्रियम विल बी अनडिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम सेम रहेगा। अगर आपने वॉल्यूम और सपोज प्रेशर में चेंज लिया होता तो तभी इक्विलिब्रियम में चेंज आता। अगर आपने कांस्टेंट रखा है वॉल्यूम तो देयर विल बी नो चेंज। नेक्स्ट, व्हाट हैपन ऑन रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। सपोज आपके पास आइस और वाटर का इक्विलिब्रियम है, आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया। अब याद रखना जो आइस है उसका जो साइज़ होता है काफ़ी बड़ा होता है, बट वॉल्यूम जो वाटर है उसका वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। जैसे आपने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो वाटर जो है ऑलरेडी उसका वॉल्यूम क्या है, स्मॉल होता है। याद रखना आइस का वॉल्यूम क्या होता है, बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो वाटर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में।
फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और मेल्टिंग ऑफ आइस क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ आइस जो होगा इट विल बिकम फास्टर, तो जो आइस होगा वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है फॉर द रिएक्शन SO2 हाफ O2 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ SO3 प्लस हीट इज रिलीज। जब भी हीट रिलीज होती है तो डेल्टा H क्या होता है हमारा नेगेटिव होता है। व्हाट हैपन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीज। तो याद रखना अगर हमारे पास प्रोसेस क्या एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक में क्या होता है ऑलरेडी हीट रिलीज हो रही है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ओवरऑल हीट भी इंक्रीज हो जाएगी, तो रिएक्शन क्या करेगा इट विल ट्राई टू डिक्रीज द हीट, सो ये चले जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। एज ए रिजल्ट जो SO3 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग वॉल्यूम ऑन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। सपोज अगर आपने वॉल्यूम डिक्रीज किया है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो अगर हम यहाँ पे देखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कहाँ पे ज़्यादा है, लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस 3 है, प्रोडक्ट में 2 है, तो ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, रिएक्टेंट की तरफ ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। एज ए रिजल्ट इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड, जो इक्विलिब्रियम है वो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और जो कंसंट्रेशन ऑफ CO विल इंक्रीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम एस ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहला दिया हुआ है हमें अल्कली मेटल हैज बीन स्टडीड सिंस 1807। 1807 से अल्कली मेटल को हम स्टडी कर रहे हैं। दे आर वेरी कंडक्टिव सॉफ्ट मेटल, कंडक्टिव है वो सारे सॉफ्ट होते हैं, दे हैव हाई लस्टर, दे ऑक्सीडाइज क्विकली एंड दे आर एक्सपोज टू एयर। सो दे वो जल्दी ऑक्सीडाइज होते हैं व्हेन दे आर एक्सपोज टू एयर, दे आर मोस्टली रिएक्टिव मेटल इन द पीरियोडिक टेबल, दे हैव टेंडेंसी टू गिव अवे देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे आर रेयरली फाउंड इन एलिमेंटल फॉर्म, हमेशा रिएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, दे रिएक्ट स्ट्रांगली विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स एंड दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। दीज मेटल्स शो इंक्रीज इन रिएक्टिविटी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अल्कली मेटल ऑल्सो हैव हाई कंडक्टिविटी, काफ़ी ज़्यादा कंडक्टिविटी है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, दे आर सो रिएक्टिव ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दे आर रिलेटिवली सॉफ्ट मेटल, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, यू कैन कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड दे आर द लार्जेस्ट एलिमेंट, अपने पीरियड में अगर देखो तो इनका सबसे क्या होता है बड़ा साइज होता है, एंड लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब अपने पीरियड में इनका तो सबसे बड़ा साइज है और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, लोएस्ट होती है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है नेम एन आयन ऑफ अल्कली मेटल विच हैज़ मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। अगर हम बात करें अल्कली मेटल के तो लिथियम का सब क्या होता है, सबसे स्मॉल साइज़ होता है, स्मॉल साइज़ की वजह से याद रखना वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं लिथियम को क्या कर सकते हैं, ईजिली सराउंड कर सकते हैं, और ईजिली सराउंड होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लिथियम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, एंड दैट्स वाई इट हैज़ द हाइएस्ट डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। तो जितना साइज़ क्या होता है, याद रखना जितना साइज़ क्या होता है स्मॉल होता है उतना ईजी क्या हो सकता है वाटर मॉलिक्यूल का सराउंड करना, और एज ए रिजल्ट क्या होता है डिग्री ऑफ हाइड्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है वाई अल्कली मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। क्यों मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इनके प्रेजेंस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, इनके पास प्रेजेंस ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, इनके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ एक आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है। एज ए रिजल्ट इनकी जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, मेटेलिक जो इनकी बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा वीक होती है। अगर हमने डी ब्लॉक देखा है, डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है आउटर मोस्ट शेल में काफ़ी ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी जो मेटेलिक बॉन्डिंग है, जो मेटल है वो आपस में बॉन्ड बना सकते हैं बिकॉज ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बट अल्कली मेटल में सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वो बॉन्ड नहीं बना सकता ज़्यादा, एज ए रिजल्ट दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड बाय अल्कली मेटल। अल्कली मेटल 3 तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं। अगर हम बात करें लिथियम की, लिथियम बनाता है Li2O, तो ये होता है हमारा मोनो ऑक्साइड्स, मोनो ऑक्साइड बनाता है लिथियम। अगर हम बात करें सोडियम की, सोडियम बनाता है Na2O2, इसे बोलते हैं हम पर ऑक्साइड्स। और अगर हम बात करें पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम की, ये सारे बनाते हैं हमारे MO2, तो दिस टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एज सुपर ऑक्साइड्स। तो ये 3 तरह के क्या बना सकते हैं, ऑक्साइड्स बना सकते हैं। नेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग अल्कली मेटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। कौन ईजिली क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हो, जैसे हम बात करेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड सीजियम।
सीजियम का बात करें, सीजियम का सबसे बड़ा क्या होता है, साइज़ होता है, लिथियम का काफ़ी ज़्यादा स्मॉल साइज़ होता है, तो सीजियम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। एज ए रिजल्ट सीजियम क्या हो जाता है, अल्कली मेटल में मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। नेक्स्ट हम एस ब्लॉक एलिमेंट के सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे। द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मैटर आर अल्कलाइन इन नेचर। तो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन होते हैं और ये यू विल फाइंड देम इन द अर्थ क्रस्ट। बेरिलियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बेराइल बाय रोस्टिंग ऑफ द मिनरल विच इज Na2SiF6 at 700 to 750 Kelvin, followed by leaching of the soluble fluoride with water, then precipitate to BeOH twice at pH 12. द लार्जेस्ट यूज़ ऑफ बेरिलियम, जो बेरिलियम है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एलॉयज ऑफ हाई स्ट्रेंथ एलॉयज ऑफ कॉपर एंड निकल। नेक्स्ट जो कैल्शियम है वो एक्सट्रैक्ट फॉर द मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड्स। जो कैल्शियम है मेटल की एक्सट्रैक्शन में यूज़ होता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड CaCl2। CaCl2 की इलेक्ट्रोलिसिस से मिलता है। इट इज़ लेस रिएक्टिव देन स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। इट फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव ऑक्साइड्स एंड नाइट्राइट कोटिंग इन एयर इनेबल देम टू मशीन इन ए लेदर और हैंडल बाय अदर स्टैंडर्ड मेटलर्जिकल टेक्निक। तो काफ़ी ज़्यादा वो क्या कर सकता है, कैल्शियम अपने आगे पीछे प्रोटेक्टिव ऑक्साइड और नाइट्राइट की लेयर बनाता है। एज ए रिजल्ट वो क्या होता है, प्रोटेक्ट रहता है। बेरिलियम मेटल इज रिलेटिवली अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, पर्टिकुलरली इन दिस मैसिव फॉर्म। मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन द एम्फोटेरिक बेरिलियम। तो बेरिलियम एम्फोटेरिक है एंड रिएक्ट मोर रेडिली विद द नॉन मेटल। एक्सेप्ट बेरिलियम और अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड। तो बेरिलियम को छोड़ के सारे हाइड्राइड्स बनाते हैं विद हाइड्रोजन। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। गिव द केमिकल रिएक्शन फॉर बर्निंग ऑफ बेरिलियम पाउडर इन एयर। सपोज आपने बेरिलियम को एयर में बर्न किया हुआ है, आप हीट करते हो, एयर में बर्न करते हो, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ BeO। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ये बनाएगा BeO, और ये नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन में भी एयर में प्रेजेंट होती है, इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Be3N2। नेक्स्ट हमें दिया व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड लाइक ऑक्साइड इज फॉर्म बाय द बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। बेरिलियम और जो मैग्नीशियम है, याद रखना व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स दे फॉर्म। जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम का जो साइज़ होता है काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, स्मॉल होता है। एज ए रिजल्ट ये क्या करते हैं, जो ऑक्साइड्स होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, और अकॉर्डिंग टू द फजान्स रूल, याद रखना अकॉर्डिंग टू द फजान्स रूल, जितना स्मॉल साइज हो कैटायन का उतना ज़्यादा क्या होता है, कोवलेंट कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो दैट्स वाई देयर ऑक्साइड्स आर कोवलेंट इन नेचर। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया, अरेंज द फॉलोइंग अल्कली मेटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में जब हम अरेंज करेंगे आ जाएगा हमारा मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ऐसा क्यों होता है, जैसे आप डाउन द ग्रुप करते हो जाते हो तो साइज़ क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइज़ इंक्रीज होने से याद रखना आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज। ईजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। सो दैट्स बाय बेरियम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा और सबसे ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट नेम है एम्फोटेरिक कंपाउंड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो याद रखना दो एम्फोटेरिक कंपाउंड होते हैं, एक होता है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और एक होता है बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम के जो भी हमारे जो कंपाउंड बनते हैं सारे याद रखना दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। इसमें हमें फर्स्ट दिया हुआ है केस स्टडी। बोरॉन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 13 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। 13 का पहला एलिमेंट है। एज इट इज़ ओनली नॉन मेटल ऑफ द ग्रुप, इट प्रॉपर्टीज वेरी विद द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। बी कंपाउंड आर जनरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बोरॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, एंड बिकॉज ऑफ इट्स डेफिशिएंसी दिस कंपाउंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर कैपेबल। तो जो बोरॉन होता है, अगर बात करें बोरॉन के, सपोज BF3 बनता है, तो जो BF3 होता है वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बोरॉन इज ए हार्ड रिफ्रैक्टरी सॉलिड पोजेसिंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो डेंसिटी एंड वेरी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज इट इज़ यूज्ड फॉर ए बोरॉन फाइबर्स, न्यूक्लियर इंडस्ट्री एंड हीट रेजिस्टेंट ग्लासेस। तो हीट रेजिस्टेंट ग्लासेस में भी बोरॉन यूज़ होता है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, वाई द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड रो शो ए नंबर ऑफ डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव फैमिली। जो फर्स्ट मेंबर होता है मोस्टली सेकेंड रो का, उसकी प्रॉपर्टीज सबसे डिफरेंट इसलिए होती है, सबसे पहला हमारा है स्मॉल साइज। ठीक है, उनका साइज काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, स्मॉल होता है। स्मॉल साइज होने की वजह से आयनाइजेशन जो एंथैल्पी है काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। सेकेंड बात करेंगे, देयर इज ए एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल इनके पास प्रेजेंट नहीं होता है। एज ए रिजल्ट इनकी मैक्सिमम कोवेलेंस 4 रहता है। इनकी कोवेलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इनके पास सिर्फ 4 रहते हैं।
थर्ड काफ़ी ज़्यादा ये क्या होते हैं, दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज देन द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अमंग द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 13 वाई बोरॉन पोजेस द हाई मेल्टिंग पॉइंट। बोरॉन का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? अगेन ये पहला मेंबर है, एज ए रिजल्ट इसका क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, स्मॉल साइज होगा। इट हैज़ ए स्मॉल साइज और ये क्या करता है, इट विल बॉन्डेड टू द स्ट्रांगली विद द अदर। तो इन सॉलिड स्टेट में क्या करता है, ये क्या बनाता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है, खुद के साथ भी बनाता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एंड कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद अदर एटम्स। एज ए रिजल्ट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोरॉन फ्लोराइड एग्जिस्ट एज BF3 बट बोरॉन हाइड्राइड डज नॉट एग्जिस्ट एट BH3। ऐसा क्यों होता है? अगर हम बात करें बोरॉन फ्लोराइड की, ये एज ए मोनोमर एग्जिस्ट करता है। सो इट कैन एग्जिस्ट एज ए मोनोमर। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो फ्लोरीन है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होता है। ठीक है, फ्लोरीन जो अटैच होता है Br के साथ काफ़ी ज़्यादा वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। वो क्या कर सकता है, उसके जो वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट 2p ऑर्बिटल जो होता है बोरॉन का, उसमें क्या करता है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। तो इट कैन डोनेट, तो फ्लोरीन एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, बोरॉन को डोनेट कर सकता है। एज ए रिजल्ट वो क्या करता है, उसकी रिड्यूस कर देता है उसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। ठीक है, क्योंकि अगर हम BF3 की बात करेंगे, इसमें सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्लोरीन क्या कर सकता है, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके बी और बोरॉन के 2p ऑर्बिटल में दे सकता है। एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है BF3। बट हाइड्रोजन के पास ऐसा कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। सो दैट्स वाई BH3 क्या करता है, खुद के साथ कंबाइन करके बनाता है B2H6। तो BH3 हमेशा डायमर की फॉर्म में होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, व्हाई आर मेटल बोराइड्स आर यूज्ड इन द न्यूक्लियर इंडस्ट्री। मेटल बोराइड की अगर हम बात करें, बोराइड्स जो बोरॉन 10 होता है, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा एबिलिटी होती है टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स। तो वो जल्दी से क्या कर सकता है, न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर लेता है। सो दैट्स वाई हम यूज़ करते हैं उसे न्यूक्लियर इंडस्ट्री में, न्यूक्लियर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, रेडियो एक्टिव मटीरियल में यूज़ कर सकते हैं उसको प्रोटेक्शन के लिए। वी कैन यूज़ इट एज ए प्रोटेक्टिव रॉड एंड प्रोटेक्टिव शील्ड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम बात करेंगे पी ब्लॉक का सेकंड केस बेस्ड क्वेश्चन। द ग्रुप 14 एलिमेंट कंटेन 5 एलिमेंट कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। कार्बन इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर। सिलिकॉन इज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक में कार्बन, सिलिकॉन इनऑर्गेनिक में प्रेजेंट है। All members of this family are well known. Silicon is the second and carbon is the 17th most abundant element by mass in the earth crust. This group not only contain metal and non-metal, इसमें एक metalloid भी है जिसमें properties metal और non-metal की होती है, that is germanium. The difference in atomic radii give rise to various trend like ionization and enthalpy. This follow even in oxidation state trend, where some are stable at +2 and some are stable at +4 due to the inert pair effect की वजह से। याद रखना, कुछ एलिमेंट्स +2 की फॉर्म में स्टेबल होते हैं और कुछ +4 की फॉर्म में स्टेबल होते हैं। इवन कार्बन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इवन these elements are in the same group, they still have some discrepancy. Discrepancy means कि उनमें कुछ ज़्यादा difference still present रहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, why does silicon show higher covalency than carbon? अगर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे होता है 1s2 2s2 2p2। अगर हम सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे होता है हमारा नियॉन 3s2 3p2। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 2d ऑर्बिटल जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, बट 3d ऑर्बिटल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सो एज ए रिजल्ट सिलिकॉन क्या कर सकता है, 3d ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग के लिए क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। और 3d ऑर्बिटल इट कैन यूज़ फॉर, सो एज ए रिजल्ट 3d ऑर्बिटल यूज़ करने की वजह से इसकी जो कोवेलेंसी है वो ग्रेटर देन क्या हो जाती है, 4, ग्रेटर देन 4 हो जाती है। कार्बन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है
क्योंकि इसके पास एक s और 3 p ऑर्बिटल होते हैं, टोटल 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स होते हैं, बट सिलिकॉन में उससे ज़्यादा हो सकते हैं. सो एज ए रिजल्ट इट कैन हैव ग्रेटर देन 4 कोवेलेंसी. ठीक है. नेक्स्ट, वाई देर इज ए स्मॉल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड. अगर हम सिलिकॉन से लेड की तरफ जाएं तो स्मॉल इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, सिलिकॉन और लेड के बीच में देर इज प्रेजेंस ऑफ DNF ऑर्बिटल. इनके बीच में क्या होता है, DNF ऑर्बिटल क्या होता है, उनकी फिलिंग शुरू हो जाती है जब आप सिलिकॉन से लेड की तरफ जाते हो. और DNF ऑर्बिटल का क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट. DNF का क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट. और पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से याद रखना, जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. जो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर सकते. एज ए रिजल्ट न्यूक्लियस काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और कोवेलेंट रेडियस में उतना इंक्रीज नहीं होता जितना एक्सपेक्टेड होता है फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड. थर्ड क्वेश्चन दिया, अरेंज द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 14 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर. अगर हम उसे अरेंज करें इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर तो हमारा आ जाएगा CH4 SiH4 GeH4 SnH4 and PbH4. जो PbH4 है उसका सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर क्यों होगा, क्योंकि इसका जो बॉन्ड है Pb का H के साथ वो क्या होगा, वीकेस्ट होगा. तो बॉन्ड वीक होने की वजह से ये ईजिली क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन डोनेट कर सकते हैं. खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे बट दूसरों को ईजिली क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे. सो दैट्स वाई PbH4 का क्या होगा, बॉन्ड वीक होने की वजह से इट विल हैव स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग पावर. और कार्बन का काफ़ी ज़्यादा स्मॉल साइज होता है, इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट है. सो इट हैज़ द स्मॉलेस्ट रिड्यूसिंग पावर. नेक्स्ट बात करेंगे, वाई कार्बन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स. अगेन ये फर्स्ट मेंबर है तो इसका याद रखना क्या होता है, स्मॉलेस्ट साइज होता है कार्बन का. इट हैज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है. एंड इट बिकम्स वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये सारे जो भी फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप्स के उसमें ये होता है. और साथ में कार्बन में देर इज़ नो d ऑर्बिटल. सो एज ए रिजल्ट बाकी एलिमेंट्स से कार्बन इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स ग्रुप मेंबर्स. और लास्ट चैप्टर है हमारा हाइड्रोकार्बन. इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एल्कीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. जो एल्कीन्स है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसलिए शो करते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड. इनके पास डबल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई. जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर लूजली हेल्ड और इनकी वजह से क्या होता है, दे कैन गेट ईजिली पोलराइज. दिस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स. द पोलर सॉल्वेंट एडिशन प्रोसीड बाय आयनिक मैकेनिज्म, whereas in the presence of light non-polar solvent the addition occur by free radical. अगर आप इसमें दो तरह की रिएक्शन होती है, पोलर सॉल्वेंट में आप नॉर्मली एडिशन कर सकते हो, बट अगर आप क्या कर रहे हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हो और लाइट यूज़ कर रहे हो तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है. अपार्ट फ्रॉम एडिशन रिएक्शन एल्कीन डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन शो करता है, ऑक्सीडेशन, ओजोनलिसिस एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि गिव द रिएक्शन ऑफ ब्यूट 1 विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड. सपोज आपके पास क्या, ब्यूट 1 CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3. हमने इसे रिएक्ट किया है HBr के साथ और हमने रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड. याद रखना पर ऑक्साइड में जो इफेक्ट होता है इसे बोलते हैं खराश इफेक्ट और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. इसमें क्या होता है, जो डबल बॉन्ड होता है, जो Br है, इट विल गेट अटैच टू द कार्बन विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. सो एज ए रिजल्ट जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 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 Br. तो हमारा बनेगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन. ठीक है, तो इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ, जब भी आपको परऑक्साइड दिया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ होगा और Br वहाँ पे अटैच होगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी मोर इन ए डबल बॉन्ड. नेक्स्ट दिया हुआ है, नेम द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन व्हेन ब्यूट 2 इन. सपोज आपको दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. हमने इसको रिएक्ट किया है ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड. ब्रोमीन का जो होता है वो होता है रेडिश ऑरेंज कलर होता है. और जैसे हमने इसको रिएक्ट किया तो ब्रोमीन क्या करेगा, यहाँ पे अटैच कर लेगा CH3 CHBr CHBr CH3. ठीक है, तो ब्रोमीन क्या करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करके इसके साथ ऐड हो जाएगा और रिजल्ट इन फॉर्मेशन होगा 2,3 डाई ब्रोमो
ब्यूटेन, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और साथ में याद रखना जो सोल्यूशन था ब्रोमीन का रेडिश ऑरेंज से, अब ये जो कलर होगा ये हो जाएगा कलरलेस। तो ये होता है हमारा टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो ये यूज़ होता है फॉर टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए। तो अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं वो रेडिश ऑरेंज कलर को कलरलेस कर देते हैं, लाइक एल्कीन एंड एल्काइन। नेक्स्ट हमें पूछा है एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू विच रूल। सपोज आपके पास है प्रोप 1ene, ठीक है, और अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं HBr ऐड कर रहे हैं, तो इसमें हम यूज़ करते हैं मार्कोवनिकॉफ्स रूल, कॉवनिकॉफ्स रूल। और मार्कोवनिकॉफ रूल्स के हिसाब से क्या होता है, जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे अटैच होता है जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, डबल बॉन्ड पे कार्बन के कम है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पे कम है वहाँ पे Br अटैच हो जाएगा, आपका बनेगा CHBr CH3, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट दिया हुआ है राइट द रिएक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इथीन। सपोज आपने इथीन लिया हुआ है, आपके पास सपोज इथीन है और आपने हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में इसे रखा है, तो याद रखना क्या होगा, इथीन में जो ये इसका पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और ये आपस में एक सिग्मा बॉन्ड से एक लंबी सी चेन बना लेगा। तो कार्बन कार्बन की क्या होगी, एक लंबी सी चेन हो जाएगी और उसे हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो क्या होगा, हमारा बनेगा हम जैसे लिखेंगे CH2। तो अगर हम एक इथीन लेते हैं तो इसे बोल देते हैं हम मोनोमर, इसे बोलते हैं हम मोनोमर। और जब इसका काफ़ी लंबा चेन बन जाता है इसे बोल देते हैं हम पॉलीमर। तो इथीन का जो पॉलीमर बनेगा उसे हम बोलते हैं पॉलीथीन। कार्बन का लास्ट हम बात करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन। एरोमेटिसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेटेड साइक्लोएल्कीन विच इन्हांस द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, उसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई ऑर्बिटल्स का होता है, इलेक्ट्रॉन्स का होता है, एज ए रिजल्ट वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एरोमेटिक मॉलिक्यूल आर सेड टू बी वेरी स्टेबल एंड डू नॉट ब्रेक सो ईजिली, ऑल्सो रिएक्ट विद द other type of substance. These compounds are said not to be aromatic, are known as aliphatic. जो aromatic नहीं होता उसे aliphatic कहते हैं, और जो aliphatic होता है they can be cyclic, but only the aromatic will have special type of stability. The aromatic compound has a cyclic structure. याद रखना each element of the ring within the structure must should have a pi orbital ring. एक ring होना चाहिए, they should be perpendicular form the ring and it will make a planar molecule. जो molecule होना चाहिए planar मतलब sp2 hybridization होना चाहिए. All the components obey the Huckel's law. All the aromatic compounds you should have 4n plus 2 pi electron. जो n है that can be 0 1 2 3 and last one organic compound has to be flat मतलब it can be 2 dimensional or it should be planar. फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे वाई C6H6 डज नॉट अंडरगो एडिशन लाइक एल्कीन्स। जो हमारा बेंजीन है वो ईजिली एडिशन इसलिए नहीं शो करता क्योंकि जो बेंजीन है इट इज़ वेरी स्टेबल, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, वो स्टेबल होता है। बेंजीन इज स्टेबल बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एज ए रिजल्ट इट इज़ वेरी स्टेबल। और अगर इसने शो किया एडिशन रिएक्शन, ठीक है, अगर इसने क्या किया एडिशन, कुछ भी ये ऐड करोगे यहाँ पे, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये स्टेबिलिटी क्या कर लेगा, इट विल लूजेस इट्स स्टेबिलिटी, ये अपनी स्टेबिलिटी लूजेस कर लेगा। एज ए रिजल्ट इट डज नॉट शो द एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज हक्कल रूल। हक्कल रूल होता है हमारा 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। और n क्या हो सकता है हमारा, इट कैन बी 0 1 2 3 4। तो हक्कल रूल्स अगर हम नंबर डालें 0 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 0, अगर 1 डालें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 10 14। अगर आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन 0 6 10 14 अगर आपको दिख रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अगर हम पहले कॉम्प्लेक्स में देखें हमें सिर्फ 4 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे पाई 6, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हक्कल रूल्स में नहीं आते, तो पहला कंपाउंड विल नॉट बी एरोमेटिक। सेकेंड कंपाउंड को देखेंगे, इसमें क्या है हमारे पास टोटल 5 पाई बॉन्ड्स हैं, 5 × 2, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से जो सेकंड कंपाउंड है दैट विल बी एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, व्हाई दिस कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। अगर ये कंपाउंड देखोगे, इसका ये वाला जो कार्बन है ये है sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन होता है वो टेट्राहेड्रल होता है और वो प्लेनर नहीं होता है। एज ए रिजल्ट ये मॉलिक्यूल इज नॉट प्लेनर।
ये जो मॉलिक्यूल होगा ये प्लेनर नहीं होगा, और जो प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं होता वो एरोमेटिक भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, कंपाउंड एक्स फॉर्म्स ए वाइट प्रेसिपिटेट ऑन रिएक्टिंग विद। अगर हम इसे रिएक्ट करेंगे, सपोज आपके पास ये कंपाउंड है, तो ये क्या कर रहा है, इट कैन फॉर्म प्रेसिपिटेट विद, सपोज Ag के साथ AgBr के साथ रिएक्ट किया, Ag के साथ रिएक्ट करके ये एक इंटरमीडिएट ऐसे कंपाउंड बनाएगा प्लस AgBr विल बी फॉर्म्ड। तो Ag ना इसके साथ रिएक्शन शो कर रहा है, सपोज AgNO3 सोल्यूशन में लिया तो AgBr के साथ AgBr बना सकते हैं और आपको इंटरमीडिएट, आपको ये कार्बोकेटाइन ऐसा मिलेगा, ठीक है। बट जो सेकेंड वाला कंपाउंड है वो ऐसी रिएक्शन शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर हम सेकेंड वाले कंपाउंड को Ag के साथ रिएक्ट करेंगे, Ag प्लस के साथ, आपका इंटरमीडिएट कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। यू विल गेट सम इंटरमीडिएट लाइक दिस प्लस AgBr विल बी फॉर्म, ठीक है। तो वाई फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है ये वाला बनेगा और सेकंड वाला नहीं बनेगा, ऐसा क्यों होगा? अगर आप फर्स्ट वाले कंपाउंड को देखोगे तो ये क्या है, प्लेनर मॉलिक्यूल है और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्लेनर मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन रोटेट करेंगे, एज ए रिजल्ट ये कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक। अगर आपका प्रोडक्ट एरोमेटिक बन रहा है तो रिएक्शन क्या होगा, इन ऑर्डर टू मेक स्टेबल प्रोडक्ट रिएक्शन होगा। वेरास अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो प्रोडक्ट बन रहा है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होगा, एज ए रिजल्ट इसका प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। सो ये दैट्स वाई कि जो हमारा फर्स्ट एक्स है वो वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा एंड वाई डज नॉट फॉर्म वाइट प्रेसिपिटेट। आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन समझ आए हो। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हो। प्लीज़ लाइक द वीडियो। बाकी चैप्टर के सारे क्वेश्चंस के वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सैम्पल पेपर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय।